नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक आप सभी लोगों ने बजट पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, जान लिया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बजट आपके लिए है या नहीं है। आपने घर में चर्चा भी कर ली होगी, आस पड़ोस वाले लोगों से फोन करके पूरा डिस्कशन भी हो गया होगा और ये भी फैसला कर लिया होगा कि भैया ये बजट सरकार ने आपके लिए बनाया कि नहीं है। लेकिन अब बात करें, अगर आपसे कोई चीज छूट गई है तो, अगर आप वो जो फाइन प्रिंट है उसको नहीं पढ़ पाए तो, अगर आप नहीं समझ पाए कि आपका कितना नफा कितना नुकसान हुआ है, तो इस शो में फुल एंड फाइनल होने वाला है। क्योंकि आम बजट में पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस बढ़ गया है। बड़ी खबर यही है इस वक्त की। पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस बढ़ा है। मौलिक उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया गया है, जिसकी वजह से कृषि सेस का असर आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी वजह से कृषि सेस का असर आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। यानी कि अब पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। यह अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले शक्ति सर हमारे साथ हैं और आपका स्वागत है शक्ति सर। मैं आप दर्शकों को अपने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। शक्ति सिन्हा सर, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ गौरी चड्डा जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको 4 बजे का टाइम मेरे लिए निकालना ही निकालना है। गौरी जी, थैंक यू सो मच। और मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक। आप डॉक्टर भी हैं और आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और आप पब्लिक सर्विस में भी हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा रवि सर की आज के हेल्थ वाले सेक्टर पे। और प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा, एक बहुत ही वोकल आवाज, बहुत ही शानदार आवाज आपके साथ है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे कई सहयोगी भी हैं। सबसे पहले शक्ति सर, एकदम से एक पैनिक मोड आया। पैनिक मोड ये था कि अरे भाई कृषि सेस बढ़ गया है, हम परेशान हो गए। मैंने भी आपसे ये सवाल पूछा था, लेकिन आई थिंक सरकार को ये पता है कि इसको न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। लेकिन अगर टेक्निकलिटीज में समझूं सर, एक चीज बढ़ाई एक चीज कम की, तो किया क्यों ऐसा? नहीं, प्राइसिंग में बहुत जगह डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है जी। तो इसलिए ऐसा भी ना हो कि इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा असर पड़ेगा। ओके। इसलिए कंपनीज के प्रॉफिट घटा दिया जाता है, उसको ट्रांसफर हम कर देते हैं एक्साइज ड्यूटी या एडिशनल एक्साइज ड्यूटी या सेस में। जी जी जी, आप जो बता रहे हैं मैं आपके पास आ रहा हूं। अपने दर्शकों को जरा बिग वॉल पर एक बार एक्सप्लेन कर दूं जो चीजें हैं। राहुल, आइए जरा बिग वॉल पर ये पूरा ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए सेस बढ़ गया है। प्लीज अपने दिल की धड़कनें कंट्रोल करिए, परेशान मत होइए, क्योंकि नेक्स्ट देखिएगा आप यहां पर चेंज करें प्लीज राहुल। वो ये है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है। तो गुना भाग कर ले आप। एक्साइज ड्यूटी कम होने से सेस का बाहर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। तेल कंपनियों पर भी बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें अतिरिक्त फायदे हुए थे। अनब्रांडेड पेट्रोल पर 1.4 रुपए और डीजल पर 1.8 रुपए प्रति लीटर का बीईडी लगेगा। अनब्रांडेड पेट्रोल पर 11 रुपए और डीजल पर 8 रुपए प्रति लीटर का ASAED वो लगेगा। यानी कुल मिलाकर ये नफा नुकसान आपके सामने है। बिजॉय सर, मैं आपके सामने आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले एक क्विक यहां पर मेरे पास खबर है और उस पर जाने से पहले हमारे सहयोगी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शिवांगी इस वक्त मुंबई से, अश्विनी मुंबई से मौजूद हैं। शिवांगी, आपके साथ अगर कोई लोग हैं तो मैं उनसे ये पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा। पेट्रोल का ये गुना भाग उनको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए निशांत, इस बजट के बाद जितने भी एक्सपर्ट हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और हमने जितने लोगों से भी बात की है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ये बजट सबसे बेहतर बजट है। खासकर अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें तो टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इससे ये पता चलता है कि अगर टैक्स स्लैब में चेंज नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है, जो परिस्थिति है वो ठीक है। साथ ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपर्ट है उनसे बात की और उनका कहना है कि चाहे वो बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, इन तमाम जगहों के लिए जो भी आज बजट में आया है ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट काफ़ी खुश नज़र आए। उनका कहना है कि वैक्सीन से लेकर और जितनी भी चीज़ें हेल्थ सेक्टर को दी गई है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी और
निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो खरी उतरी हैं हेल्थ सेक्टर के लोगों को लुभाने में। साथ ही अगर हम बात करें कि और लोगों का क्या कहना है, तो साफ तौर पर कहा गया है कि अगर टैक्स पेयर्स जो हैं उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है तो उनका नुकसान भी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोरोना सेस जो है वो लगाया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मुंबई की बात करें, आम जनता से लेकर एक्सपर्ट संतुष्ट नजर आए, 10 में से 10 नंबर देते दिखे। और साथ ही ये भी कहा कि बीच बीच में ये सरकार मिनी बजट जो है वो देते रहती है, तो इंतजार करना चाहिए क्योंकि अभी पिक्चर खत्म नहीं। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे और रिएक्शंस भी लूंगा। टैक्स में छूट की उम्मीद रखने वाले लोगों में निराशा है। इस वक्त की बड़ी खबर, टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव का ऐलान नहीं है। लॉकडाउन से परेशान लोगों को थी टैक्स में राहत की उम्मीद। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स फाइलिंग से राहत है। 75 साल के पेंशन धारकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मैं आपको ये सीधे लेकर चलूंगा बिग वॉल पर। तब तक हम कोशिश करेंगे, निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो बाइट है अगर वो हो जाए तो लेकर आइएगा, जरा दिखाइए। यहां पर प्ले करें, यहां पर तुरंत। यहां पर बुढ़ापे की लाठी मजबूत, ये हमारा इसका देखें, आप इसको देखें। आम टैक्स पेयर्स निराश हैं, ठीक है। आम टैक्स पेयर्स को जिन राहतों की उम्मीद थी उनमें से कुछ नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स फाइल से राहत दी जा रही है, लेकिन वो भी तभी अगर वो 75 साल के ऊपर हैं। और 75वें साल में 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को राहत है, इसको होल्ड करें, वो भी तब जब उनकी इनकम या तो एफडी के इंटरेस्ट से हो या फिर एक और ऑप्शन है जहां पर उनको टैक्स नहीं देना पड़े, मतलब फाइल नहीं करना पड़ेगा। गंभीर कर धोखाधड़ी के मामले में सिर्फ 3 साल ही पहले तक के खोले जाएंगे टैक्स ऑडिट। पहले 6 साल तक था, सीमा को बढ़ाकर 5 से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये एक और हमारे सामने है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ हमारी टैक्स एक्सपर्ट मैम मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। मैम, गौरी जी, इस पूरे मामले में देखिए, वो बड़ा पुरानी बात है ना कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो टैक्स पेयर्स की ख्वाहिश तो हमेशा रहती है, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि एक एलिमेंट ऑफ रिवॉर्ड होता है कि आपका जो सबसे ईमानदार कंट्रीब्यूटर है उसको उसकी ईमानदारी के लिए आप कुछ इनाम दें। वो इस बजट में नहीं देखने को मिला। बिल्कुल निशांत, खाली ईमानदार टैक्स पेयर की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं सरकार ने पिछले साल कुछ ना कुछ हमारे लिए किया है। लेकिन अगर आप बात करें एक आम टैक्स पेयर की जो अपनी रिटर्न भरता है, टैक्स देता है, वो बहुत उम्मीदें लगा के बैठा था सरकार से कि इस बार हमारे पे कुछ टैक्स का बोझ कम होगा क्योंकि कोरोना में हमारा बहुत खर्चा हुआ है। कुछ ना करते, खाली कोरोना की वजह से जो खर्चा हो रहा है उसी की डिडक्शन दे देते तो भी मुझे लगता है कि एक आम टैक्स पेयर बहुत खुश होता। लेकिन नहीं, वो भी नहीं दी गई है। और जो सीनियर सिटीजन को राहत दी गई है, मैं मान रही हूँ ज़्यादातर लोग खुश हैं, ज़्यादातर सीनियर सिटीजन खुश हैं, लेकिन मैं पर्सनली बहुत खुश नहीं हूँ। टैक्स फाइलिंग पे छूट दी गई है, टैक्स देने पे छूट नहीं है। टैक्स देने पे छूट देते हमारे सीनियर सिटीजन को, तब मैं मानती कि इस पे इन्होंने एक सीनियर सिटीजन को सलाम किया है, टैक्स पेमेंट पे छूट दी है और सलाम किया है। लेकिन यहाँ पे टैक्स फाइलिंग पे क्या इसकी वजह ये हो सकती है गौरी जी कि पिछले साल काफी ज्यादा टैक्सेस को लेकर चीजों में बदलाव किया गया था, बल्कि पिछले साल आई स्टैंड करेक्टेड, बहुत सारे चेंजेस आए थे टैक्स स्ट्रक्चर्स में, काफी सारी चीजों में। तो बार बार वो नहीं करना चाहते, प्रॉब्ली वो इलेक्शन टाइम तक का इसका सेव कर रहे हैं, इसको वेट कर रहे हैं। देखिए निशांत, पिछले साल जो बजट आया था उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था नया टैक्स रिजीम लेके आना। हालांकि इस पे पिक्चर अभी क्लियर नहीं है कि वो टैक्स रिजीम कितनी सक्सेसफुल है। मेरी माने तो वो बहुत सक्सेसफुल रिजीम नहीं है। अब रिटर्न्स फाइल होंगी, डेटा निकल के आएगा, तब हम उस डेटा को देख के स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तक जितने लोगों से हमारी बातचीत होती है वो लोग नए रिजीम में नहीं आए हैं, तो वो टैक्स रिजीम मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल नहीं है। दूसरी बात करें कि पिछले साल जो 3-4 बार जैसे बजट आया, मोदी जी ने कहा कि 3-4 बार हम बजट लेकर आए हैं, उसमें कहीं भी टैक्स पेयर को एज सच डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुआ था पिछले साल, लेकिन इंडिविजुअल्स पे तो अभी भी हायर टैक्स रेट पे 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस और सब कुछ है। तो कॉर्पोरेट का जब टैक्स रेट कम कर दिया तो क्यों ना इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपीज, इनको क्यों इतने हाई रेट पे टैक्स करते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज तो आज भी 30% फ्लैट रेट पे टैक्स हो रही हैं। उन्होंने क्या गुनाह किया है? ज्यादातर आम आदमी तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बना के चलता है, कंपनी तो बहुत कम लोग बनाते हैं। मैम, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
अभी अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी पत्रकारों से, तो उनसे पूछा गया कि मैम आपने करदाता के बेनिफिट के लिए क्या किया है, तो जो उन्होंने कहा है वो मैं सुनाना चाहूंगा, उसके बाद अश्विनी के पास मुंबई में जाऊंगा। करदाता के ऊपर जो प्रेशर था कि क्या डिस्क्रिशन के वजह से उनके ऊपर दबाव आएगा, क्या टैक्स टेररिज्म की बात करते थे 2 साल पहले तक, उन सभी विषयों में बाय ब्रिंगिंग इन फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स, डायरेक्ट टैक्सेशन में भी, इनडायरेक्ट में भी धीरे धीरे से ले आ रहे हैं। करदाता के ऊपर रॉन्ग डिस्क्रिशन बेस्ड प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो एक विषय है। आप हमारी टैक्स एक्सपर्ट हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, क्या ये बात सही है कि जो टैक्स टेररिज्म था वो थोड़ा कम हो गया है? देखिए, जैसे निर्मला जी ने फेसलेस असेसमेंट की बात की, मैं मानती हूँ फेसलेस असेसमेंट लागू की गई है और इससे टैक्स पेयर को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन अभी ये फेसलेस असेसमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई है। ये पूरी तरह से इतनी सक्सेसफुल नहीं थी कि IT-80 में हम फेसलेस अपील में चले जाएं। अभी भी पहले हमें टैक्स पेयर से जानना चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिसर से जानना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फेसलेस असेसमेंट होने की वजह से टैक्स पेयर को ही प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले उसका रिव्यू लेना चाहिए, पहले देखना चाहिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद अपील में जाना चाहिए। Understood. मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दी कर दी अपील को फेसलेस करने में, 1 साल शायद और रुक सकते थे। एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। अश्विनी मेरे साथ है, मुंबई में कई सारे लोगों के साथ मौजूद हैं, एंड डॉक्टर रवि मलिक, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन मैं हेल्थ सेक्टर पे आते ही सबसे पहले ओपन आपसे करूंगा सर। मेरे साथ मौजूद हैं अश्विनी। अश्विनी, जनता जो है वहां पर, और मैं मुंबई की जनता की बात कर रहा हूं जो कि फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, उसका पहला तो टैक्सेशन को लेकर, दूसरा इस बजट को लेकर क्या रिएक्शन है? निशांत, मेरी शुरुआत इसी से होने वाली थी कि देश का बजट है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। ऐसे में मुंबई करो की बात, मुंबई करो का जो शब्द है वो बहुत मायने रखता है। मेरे साथ मुंबई कर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से आज बजट पेश हुआ है, क्या उम्मीदें थी आपको और क्या ये बजट आपके एक आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरा है? बिल्कुल, ये बजट जो है आम आदमी ही नहीं है, हर किसी के मन को भाने वाला ये बजट है। क्या भाया आपको इसमें? देखिए, देश इस वक्त 2 संकट से जूझ रहा है। पहला संकट है कोरोना काल। कोरोना काल में जिस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर हम परेशान हैं कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को लेकर हम कहाँ जाए, अस्पताल कैसे खोजें, इलाज कैसे कराएं, वैसे में अगर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पे 137% ज़्यादा जो है उस पर ध्यान दिया गया है बजट पर, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है और इससे हर आम से आम आदमी जो है इस चीज़ से प्रभावित था, जो कि वो बजट में सबसे बड़ी चीज़ रही है। टैक्स स्लैब की उम्मीद थी कि नहीं? क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, टैक्स स्लैब में से ज़्यादा जो आज ठीक है, टैक्स स्लैब में कोई एक मध्यम वर्गीय के लिए कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन उससे बड़ी राहत जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में दी गई है। फिर MSP, जो किसान आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन चल रहा था, देश जो है अलग अलग तरीके से दिक्कत में था, कि MSP पे जो है बढ़त दी गई है, वो सीधे सीधे उनको फ़ायदा हुआ है। उसके साथ साथ जो है अलग अलग लोहा, सोना, चांदी, उनके जो है भाव कम हुए। मैं बजट को बहुत अच्छा बजट मानता हूँ। अच्छा मानते हैं। ये मुंबई कर हैं जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं। सर, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? बजट बहुत बढ़िया है। पहली बार ऐसा बजट आया जो कि गाँव पर ध्यान दिया गया, किसानों पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। ये बजट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि खासतौर पे कोरोना की वजह से अगर है, स्वास्थ्य पे जो ध्यान दिया गया, पूरा वर्ल्ड के निगाह में हिंदुस्तान आएगा उसके। क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? बजट बहुत ही अनोखा है और सरकार ने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ठीक है अश्विनी, मैं निकलूंगा यहाँ से। आप जो बता रहे हैं आपके पास इनके पास वापस आ रहा हूं। अब कुछ चीजों को लेकर, जिसको कहते हैं ना, हमेशा एक ट्रेडिशन बन गया है बताने का आपको कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। कुछ चीजें जो महंगी हो जाएंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे फॉर इंस्टेंस मोबाइल फोन या चार्जर। क्या फर्क पड़ता है आप बताइए मुझे, लेकिन सीधे मोबाइल फोन, चार्जर और हेडफोन होगा बहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी, ये चोट लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोलर इन्वर्टर महंगा होगा, ये लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है। शराब पीना होगा महंगा, बहुत अच्छी बात है, लगेगा 100% एग्री इंफ्रासेस। अप्रैल से घट सकती है सोने चांदी की कीमत, महिलाओं को इसमें बहुत खुशी होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आइए जरा बिग वॉल पर, क्या सस्ता क्या महंगा एक बार आपको ये दिखा दें। ये समझना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें फायदे की हैं, कुछ नुकसान की है। देखिए यहां पर प्ले करें,
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। महंगा होगा मोबाइल फोन, मोबाइल उपकरण, सस्ता होगा सोना चांदी की ज्वेलरी और स्टील प्रोडक्ट। देखिए स्टील प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत थी, उसको हमने कंटेन किया, लेकिन अब इसका मतलब ये जो उसके ऊपर से ड्यूटीज कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम दुनिया से इंपोर्ट कर सकते हैं चीजों को, जो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर वो ये है कि ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे, सोलर इन्वर्टर, ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे, सोलर इन्वर्टर जो होंगे वो महंगे होंगे। अब यहां पर यह देखने वाली बात है, आज सुबह जैसी खबर आई स्क्रैप पॉलिसी वाली, सरकार लेके आई है स्क्रैप पॉलिसी कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप में दे सकते हैं, और वो उसके लिए बड़े बड़े सारी चीजें थी। स्टॉक्स जो थे ऑटो सेक्टर के ऊपर गए, लेकिन इसके बाद फिर से करेक्शन वहां पर दिखाई दिया। इलेक्ट्रॉनिक के सामान और लेदर के सामान सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल की अगर हम बात करें, लेदर के सामान सस्ते होंगे। और इससे पहले हमने आपको सोना चांदी बताया, सोना चांदी जिस तरीके से महंगा हो रहा था उससे यहां पर फर्क पड़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत का कंजम्पशन बहुत हाई होता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है सेब, खाद्य तेल, उर्वरक महंगा होगा, सेब महंगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, लेदर के सामान सस्ते होंगे। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब मैं आ रहा हूं शक्ति सर के पास, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी खबर है, और वो खबर ये है, देश में एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना। बड़ी खबर, देश में कहीं भी अपने हिस्से के राशन का दावा कर सकते हैं। 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है। प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड बेहद उपयोगी है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर शक्ति सर। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके मन में यह है, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी को कहा गया, लेकिन उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस और इतने करेक्शंस आए, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं था। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है। यहां पर चैलेंज यह है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि आज भी वन नेशन वन कार्ड पर हम काम नहीं कर पा रहे। आधार कार्ड के अलावा भी मल्टीपल कार्ड चलते ही हैं, तो यह कैसे होगा सर? नहीं, ये आधार ही से होगा। आधार को एक बार सीड हो जाएगा, जैसे मैंने, तो वर्कर जैसे मुंबई गया या गुजरात गया, बिहार से, उड़ीसा से, तो वो ले पाएगा आधा, उनका फैमिली कुछ ले पाएगा। और ये केवल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए नहीं, ये सब के लिए है। जैसे सेलफोन अब हो गया हमारे लिए, अब एक ही फोन लेकर इंडिया भर घूम सकते हैं, उसी तरह से कोई दिक्कत होगी नहीं इम्प्लीमेंटेशन में। इनिशियल डेटा जो स्टेट्स का है वो फीड करना पड़ेगा, बस एक अच्छा सर्वर में, अच्छे सर्वर में सीड हो जाए, जो सब राशन दुकान लिंक हो जाए उससे, उसके फिर आधार पर आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट गवर्नमेंट का बहुत हाई है, उसके बाद रोल आउट में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ऑल्सो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, ये पेट्रोल वाले प्राइस और डीजल को लेके, कि एक्साइज ड्यूटी है ये शेयरेबल है विद द स्टेट्स, सेस है ये शेयरेबल नहीं है, तो सेस भारत सरकार के पास रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से लॉजिक यही है कि अगर हेल्थ जो स्टेट खर्चा करता है, अब भारत सरकार 90,000 से 2,40,000 करोड़ खर्चा करेगा, तो ये पैसा उस पर इस्तेमाल हो सकता है। वो एक लॉजिक हो सकता है इसके लिए। जी जी, पॉइंट नोटेड सर। एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। डिजिटल जनगणना के लिए बजट में 3,760 करोड़ रुपए हैं। इसके लिए ऐप में पैन नंबर, वोटर कार्ड नंबर और आधार नंबर्स डाले जाएंगे। मार्च 2021 से शुरू हो रही है जनगणना के दौरान लोगों से एनपीआर के आंकड़े भी लिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा जनगणना के काम में देरी हो रही है, तेजी लाने की जरूरत है। और मेरे साथ यहां पर बेजौन जी आ चुके हैं। सर आपका स्वागत है एक बार फिर से। लेकिन शक्ति सर, सेंसस की अगर बात की जाए, आपको लगता नहीं है कि, मैं दो सवाल आपसे एक साथ पूछ रहा हूं। पहला तो 99% इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा। दूसरा सवाल जो मेरा है वो ये है कि ये हमारे देश में बहुत दिनों से डिले हो रहा है, और इसको डिजिटलाइज करना मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बहुत एकदम। इस पे क्या है ना, आपके दोनों से बताता हूँ, अब सेंसस जैसे होता है, हम लोग मैन्युअली कलेक्ट करते हैं, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है कि सेंसस डिपार्टमेंट को प्रोसेस करने में 3 साल लग जाता है, 3 से 4 साल लग जाता है। अब जैसे आज मिनिस्टर ने अपना बजट स्पीच पढ़ा, आईपैड से पढ़ा, तो ये हर जो जाएगा एन्यूमरेटर घर जाएगा, वो अपने पैड पर नोट कर देगा, वो सीधा सर्वर में चला जाएगा। तो अब प्रोसेसिंग ऑफ सेंसस इंफॉर्मेशन और उसका डेटा का जो वैल्यू है, डेटा का जो वैलिडिटी है,
कि गलत ना हो, वो रूल आउट हो जाएगा। मैनुअल कॉपिंग करने में दिक्कत बहुत आती थी, वो हाथ से लिखता था, ऑफिस जाता था, टाइप होता था, अब वो सब निकल जाएगा। हाँ, सेंसस से जो दूसरा एस्पेक्ट है जो आपने जिक्र किया, उसको लेके विवादित होगा, क्योंकि ये एनआरसी वाला और उसको लेके गौतम गुत्ता होगी। आपके पिता भारतीय नागरिक थे कि नहीं थे, आपके माता थी कि नहीं नागरिक, वो सब जो डाउट्स है वहां पर कंट्रोवर्सी जरूर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अपने पीसीआर से बोलूंगा, दोनों ग्राफिक्स ले लें। बिजॉन सर ने हमारे पास अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ उनके ऑडियो वीडियो लिंक में अनफॉर्चुनेटली फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट एनीवे कोरोना काल में आम आदमी की सेहत का खासा ख्याल रखा जाएगा, ये बड़ी खबर। मोदी सरकार की हेल्थ सेक्टर को बड़ी सौगात। सरकार ने हेल्थ बजट में 137% है, 35 नहीं है, 137% का इजाफा किया है, 137%। स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, पहले 94,000 करोड़ का था हेल्थ बजट। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, जो रेडिक्स हॉस्पिटल के खुद ओनर भी हैं और काफी सोशल सर्विस भी करते हैं। सर, हेल्थ सेक्टर में जो फोकस दिया गया है, खासकर मैं शुरुआत करूंगा जो अभी सबकी ज्यादा बड़ी जरूरत है, वो है वैक्सीनेशन। और उसमें एक आपकी एक्सपर्टीज एरिया है जो छोटे बच्चों के बारे में बात हो रही है, न्यूमोकोकल, और दूसरा कोविड के लिए 35,000 करोड़। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छा डिसीजन है। हेल्थ का बजट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, 137% का इजाफा किया है, समझिए डबल से भी ज़्यादा। पिछले साल 94,000 करोड़ का बजट था, इस वक्त 2.23 लाख करोड़ का बजट है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है, एक तो पैसा बढ़ाया गया है, लेकिन पैसा भी सोच समझ के बढ़ाया गया है। मोस्टली पैसा प्रिवेंशन की तरफ दिया गया है। जैसे 64,180 करोड़ रुपया जो है वो प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में दिया गया है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है 17,000 जो हमारे हेल्थ के वेलनेस सेंटर्स हैं गाँव में, और 11,000 जो हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं अर्बन एरियाज में, उन सबको स्ट्रेंथन किया जाएगा। 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे, ताकि कोई भी क्रिटिकल केयर पेशेंट को दूर दराज ना जाना पड़े, अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही उसे हॉस्पिटल मिल जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, 35,000 करोड़ दिए हैं कोविड की वैक्सीन के लिए। ना केवल कोविड की वैक्सीन के लिए, लेकिन न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन होती है, जो कि अभी सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है। ये पूरे भारत में जो है ये अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे 50,000 मौतें, मैं दोबारा बताऊंगा, 50,000 बच्चों की मौतें जो हैं इसके अंदर रुक जाएंगी, ये न्यूमोकोकल वैक्सीन के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन से। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक हेल्थ जो है, तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान दिया गया है। सबसे पहले तो वेलनेस सेंटर्स की तरफ, दूसरी प्रिवेंशन की तरफ जिसमें कि वैक्सीनेशन आ गई, और तीसरा क्यूरेटिव साइड पे भी। क्यूरेटिव साइड में ये दिया गया है कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे, हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ये है कि R&D के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो इमर्जिंग इलनेसेस हैं, जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे कोविड आ गई है, जो नई नई बीमारियां आ रही हैं। लेकिन सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा डॉक्टर मलिक, एक सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल मैं शक्ति सर के पास भी पूछने आ रहा हूं। वो ये है कि देखिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से 137% कर दिया। जैसे हम लोग बंगाल में थे अभी, तो हमारी वहां पर जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनको हमने वाटर टैप का टारगेट दिया, उन्होंने पूरा ही नहीं किया। हमने पैसा भी अलॉट किया, वो पैसा भी अंडर यूटिलाइज्ड है। अब सरकार ने तो अलॉट कर दिया, लेकिन स्टेट्स क्या उसके लिए तैयार दिखाई देते हैं आपको, रवि जी? देखिए, अब ये तो स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करेगा, वो इस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। मुझे लगता है कि इस पैसे का डायरेक्ट इफेक्ट आने वाला है। जैसे कोविड की वैक्सीन्स तो लगेंगी, तो वो पैसा फटाफट यूटिलाइज हो जाएगा। न्यूमोकोकल की वैक्सीन्स लगेंगी, वो पैसा भी जल्दी से यूटिलाइज हो जाएगा। चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स चाहे ना चाहे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में कोई लूप होल भी हो, लेकिन ये पैसा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फटाफट कोविड की वैक्सीन्स, अब आप देख ही रहे हैं कि हर रोज लाखों वैक्सीन्स जो हैं कोविड की लग रही हैं, तो वो पैसा वहां लगेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी सारी स्टेट्स भी कोविड के आने के बाद में सब लोग एक तरह से जाग गए हैं, जागरूक हो गए। रवि मलिक सर, एक और चीज है, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, और वो ये है कि अभी शक्ति सर, मैं आपके पास आ रहा हूं स्टेट्स वाला पार्ट लेकर,
लेकिन एक बार जरा वॉल दिखा रहा हूं। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, एक मिनट जरा आइए, अपने दर्शकों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, और उसके बाद मेरा एक सवाल मैम से भी होगा यहां पर। जरा इसको देखिए, कोरोना काल में स्वास्थ्य पर खास ख्याल रखा जाएगा, और इसी से शुरुआत की गई थी। इंसिडेंटली पहले जो बजट था वो ये देखें आपके करीब 94,000 करोड़, अब 2.23 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये हमने राउंड फिगर्स में दिया है। नेक्स्ट चेंज करें, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़, क्या ये पर्याप्त है? नेक्स्ट, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 64.18 हजार करोड़, बहुत बड़ा ये है। कहां क्या खुलेगा देखें आप यहां पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देश के सभी जिलों में जांच केंद्र, 75,000 गांव में हेल्थ सेंटर, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, 602 जिले में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, न्यूट्रिशन के लिए मिशन पोषण, और शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन। राहुल सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ आए। रवि सर, एक और चीज है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो क्योंकि हमारे देश की जो डिमांड्स हैं हेल्थ को लेकर वो बढ़ गई हैं, इस लिहाज से मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो इंश्योरेंस में उन्होंने एफडीआई खोला है वो एक बहुत अच्छी बात है, और उससे जो आम इंसान है उसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योरेंस को लेकर, हेल्थ केयर की कॉस्ट, ये सब कम नहीं होगी? और डेफिनेटली उससे कॉम्पिटिटिव माहौल भी आएगा, और एफडीआई खोलने से डेफिनेटली जनरल पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगी, और उन्हें इंश्योरेंस भी हो सकता है कम प्रीमियम के ऊपर मिले, और बेटर फैसिलिटीज़ मिले, और हेल्थ केयर की जो पेनिट्रेशन है, जो उसकी अवेलेबिलिटी है, वो हर कोने में चली जाएगी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सरकार ने ये भी माना है कि हेल्थ इज़ वन ऑफ द 6 बिग पिलर्स। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हेल्थ जो है वो एक स्तंभ है जिसके ऊपर की इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात निशान जी आपको और भी बताना चाहूँगा कि अब हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ सफिशिएंट बजट, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड नेशंस की बात करें, जहां आज भी कोविड की वजह से इतनी मौतें हो रही है, यूके की बात कर ले, यूएसए की बात कर ले, यहां पर हेल्थ को 15% जो जीडीपी का जाता है, हमारे इधर जो हेल्थ को जाता है वो मुश्किल से 2.25% जा रहा है या 2.5% जा रहा है, जो कि बहुत कम है। तो ये पैसा अभी भी। सर, मैं आपसे थोड़ा सा रोकूंगा आपको, और मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके साथ हमारे किसान भाई हैं, मैं वो खबर लेकर आ रहा हूं, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी जो हैं उनसे खास बातचीत की अभी अभी हमारे सहयोगी ने, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। रवि जी, आज जो बजट पेश हुआ है, क्या ये जनता की आकांक्षाओं पर उतरता बजट है? आप जनता की रिएक्शन देख रहे हैं, सेंसेक्स भी प्रसन्न है, जनता भी प्रसन्न है। इस बजट का एक दर्शन है, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच दिखाई पड़ती है। कोरोना काल में हमने दुनिया में एक नज़र स्थापित की, सबसे कम लोग मरे भारत की आबादी के अनुरूप, क्या लोग में बड़ी आबादी है, सबसे कम लोग प्रभावित भी हुए, और अब है कि भारत को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है, वो पहली प्राथमिकता है। तो लगभग आपने देखा होगा 64,000 करोड़ रुपए का पैकेज छोटे शहरों में, कस्बों में, पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या करना है, भारत को न्यूट्रिशनल खाना मिले, उसकी चिंता की गई है। शुद्ध जल मिले, तो जल ही जीवन है, उसके लिए बड़ा एलोकेशन किया गया है। तो ये आप पूरे पूर्णता में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ा। और आप इस बात को कभी नहीं भूलिए कि इस बजट को जो कोरोना काल में लगभग 27 लाख करोड़ की घोषणा हुई आरबीआई जोड़ते हुए, उससे अलग मत देखिए। याद होगा आपको 2,76,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया गया, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, दाल, महिलाओं को फ्री गैस, बाकी लोगों को पैसा दिया गया। तो इसलिए ये जो पूरा है ना, इसको उस रूप में देखना चाहिए। तो स्वच्छ भारत 1,41,000 करोड़, जल ही जीवन है 2,87,000 करोड़, 64,000 करोड़ रुपया आपके रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में स्वास्थ्य की व्यवस्था की चिंता करना, और कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। तो ये देखेंगे तो एक स्वस्थ और सुरक्षित भारत की ओर ये बजट बहुत ही मजबूत रास्ता बनाता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों ने बजट जो दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत थ्रस्ट है इसमें, लेकिन विपक्ष इसमें आलोचना कर रहा है इस बात को कि जो चुनावी राज्य हैं, असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उस पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। अच्छा है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। ये जो पूरा झांसी में
डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो झांसी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है क्या? उत्तर प्रदेश में है ना। पूरा काशी से जो बना है इलाहाबाद का 6 लेन, वो कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में बना है ना। और जो पूरा यमुना एक्सप्रेस वे बना है, पहले गंगा पर बिहार में 2 पुल होते थे, अब 6 पुल बन रहे हैं। ये बिहार क्या केरला में है क्या? तो ये सब तक काम हमने किया है ना, और भी करना है। कमिटमेंट तो वही है। आज भी तो आपने देखा होगा कि 8000 किलोमीटर के पूरे नेशनल हाईवे को बनाने की बात की है, पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की है, पूरे जो डिस्कॉम है पावर सेक्टर में उनके लिए सहयोग देने की बात की गई है। ये जो इन्होंने बात कही है, मैं क्विक बहुत शार्प बहुत तेज रिएक्शन लेना चाहूंगा। मेरे साथ शक्ति सिन्हा सर हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सर, रविशंकर जी ने कहा कि जो हमारा कोरोना काल में पैकेजेस थे आप उसको अलग मत समझिए। इससे जो मैम फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने कहा कोरोना काल में 5 मिनी बजट आए। तो क्या हम सबको ये समझना चाहिए, एक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि ये उसी का एक्सटेंशन है, बिकॉज ये बहुत टफ टाइम्स हैं। हाँ, एकदम सही है, क्योंकि पिछले साल जब उन्होंने बजट एस्टिमेट किया था तो जितना पैसा खर्च करने की बात की थी उससे 4 लाख करोड़ ज़्यादा हमने खर्चा किया। 30 लाख करोड़ की बात थी, हम 34 लाख करोड़ खर्चा किए पिछले 1 साल में कोरोना के चलते। तो इसलिए इसको आप हेल्थ का जो बजट देख रहे हैं उसी के संदर्भ में देखिए क्या कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये बड़ा क्लियर कर दिया कि हमें, जो डॉक्टर मलिक ने बड़ा अच्छा समझाया क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हमारे यहाँ है। और इसीलिए आप जो इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, मैं क्या उस पर बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में जब रिसोर्सेज की आवश्यकता है सब करने के लिए, रेट्स बढ़ा नहीं है इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद, तो इसलिए वो मानना पड़ेगा हमें। बट चैलेंज जो है, जो आपने सही पॉइंट आउट किया था निशांत जी, इम्प्लीमेंटेशन, ये हजारों वेलनेस सेंटर को ठीक करना, दवाई पहुंचाना, ये करना, वो ज़्यादा बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, बहुत बड़ा चुनौती सब राज्य सरकारों के लिए रहेगी। आप जो बता रहे हैं सर, यही है हमारे सामने एक बहुत अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन अगर मैं अब पहले किसान पर आऊंगा, मैंने बताया था पहले किसान पर आऊंगा और उसके बाद मैं रक्षा बजट पर जाऊंगा। किसान की अगर बात की जाए तो मनीष मेरे साथ मौजूद हैं अभी। किसानों के लिहाज से इस बजट में बहुत कुछ किया गया। राहुल, द ब्रेकिंग द सामने इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किसान के लिहाज से, किसान आंदोलन के बीच बजट में किसानों का रखा जाएगा खास ख्याल। किसानों को कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ का ऐलान। किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा दी जाएगी एमएसपी। वित्त मंत्री ने कहा एमएसपी और मंडियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। 6 साल में गेहूं और धान की खरीद में 121 से 170% तक किया गया इजाफा। किसानों के लिए सरकार कर रही है कई नई योजनाओं की शुरुआत। मैं सीधे बिग बॉल पर आऊं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि देखिए, किसानों के लिहाज से बहुत सारे भ्रम हैं और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, तो इसको क्लियर करते हैं और फिर मैं जाऊंगा ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी के पास। प्ले करें यहां पर राहुल। देखें, किसानों के लिहाज से हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि नए भारत का जो नया बजट है इसमें क्या क्या हो रहा है। देखें, सरकार ने बढ़ाई मंडियों में खरीद। गेहूं, ये देखें आप, 2013-2014 और अभी क्या है, कितना ज्यादा फर्क, 170% वो फर्क आया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, थोड़ा सा जूम इन करें, बहुत छोटा फॉन्ट है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें राहुल, यहां पर ये हमारे सामने एक है गेहूं, चावल, धान, उस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ यहां दिखा रहे हैं। चेंज ओवर करें इसको। वो हमारे सामने एक और फैक्टर जो आ रहा है वो ये है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि सरकार ने एपीएमसी को भी, वो भी एक चीज हमारे सामने आई है। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, मुझे चीज बताएं बहुत क्विकली, बहुत तेजी से, वो ये बताएं कि जो किसान भाई हमारे वो क्या कह रहे हैं इसके बाद। देखिए निशांत, कुछ खोया कुछ पाया, बात बराबरी पर छूटी, ऐसा मन किसानों का बन रहा है। वर्मा जी, क्या लगा इस बजट को देखकर सुनकर? नहीं, बजट में कुछ तो फ़ायदा ही हैं, जैसे हमारा केला, टमाटर, आलू का था, इन्होंने 22 चीज़ों पर और निर्यात बढ़ाने की बात की है। इसकी और तेज़ी करने की इसमें बात की है कि कैसे इसमें क्रांति लाई जाए, कैसे इसको गेटिंग किया जाए, कैसे पैकिंग किया जाए। लेकिन दूसरी चीज़ है, जहाँ डीजल महंगा होगा, जहाँ खाद महंगी होगी,
हो सकता है कुछ न इसका असर आए। दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने ये कहा कि हम खरीदारी बढ़ाएंगे, एमएसपी जारी रखेंगे और एमएसपी पर हम ज़्यादा मूल्य से और ज़्यादा खरीदारी बढ़ाएंगे और इसका हमने पिछले सालों से ज़्यादा हमने खरीद के। तीसरी बात ये है, इन्होंने ये कहा है, बजट में ये कहा गया है कि जो हम पशुपालन पर, जो हमारे छोटे किसान पशुपालन पे जोर दिया गया है। बताइए, आपकी तो ज़मीन कम है, आप बता रहे थे, क्या लग रहा है इस बजट को देखकर? ये बजट देख के हमको बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब ये है कि पशुपालन के लिए कितना पैसा देंगे, उसका क्या हमसे ब्याज लेंगे, अब इसके बारे में हमको फुल जानकारी नहीं, तो इसके बारे में हम मनीष, मोटा सवाल उठाया गया है। जी मनीष जी, जो भी इनके मन में शंकाएं थी, भ्रम था, यहां पर एपीएमसी को मजबूत कर रहे हैं, एमएसपी की अगर बात की जाए उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जितने भी भ्रम वाले जो सवाल थे उनके जवाब मिले कि नहीं मिले बजट के बाद? सीधे सीधे एक सवाल पूछिए। देखिए, जो एमएसपी को लेकर भ्रम की कंडीशन थी, 1.5 गुना से ज्यादा एमएसपी और खरीद का आंकड़ा भी दिया, तो वो भ्रम जो आप लोगों के मन में था दूर हुआ है कि नहीं? नहीं, वो कोई भ्रम, एमएसपी के ऊपर बराबर खरीदारी हो रही है, बराबर जो है गेहूं खरीदा जा रहा है, बराबर धान खरीदा जा रहा है और एमएसपी पर बहुत तेजी से सरकार खरीद कर रही है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। कोई कंफ्यूजन था, वो अब दूर हुआ? कंफ्यूजन कुछ नहीं है। ये बजट जो पास हुआ है ये संतोषजनक नहीं है कि अगर कृषि यंत्रों पे छूट दी जाती, ट्रैक्टर पे छूट दी जाती, पंपिंग सेट पे छूट दी जाती, तो छोटे छोटे जो किसान हैं वो ज़्यादा काम कर सकते थे। और डीजल जो महंगा किया गया उससे हमारी लागत दोगुनी, उससे असर पड़ेगा। लेकिन जो खेती पे एमएसपी को लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ था, है ना, वो क्लियर हो गया, वो तो कम से कम दूर हुआ। सरकार ने कहा हम कटिबद्ध नहीं आएगा। मेरे सहयोगी सुमित ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। किसानों की जो हम बात कर रहे हैं, अब एक बहुत बड़ा सवाल है, सीमा के हालात को देखते हुए रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी, पेंशन को छोड़ 3.63 लाख करोड़ का होगा 2021-22 का रक्षा बजट में हुए इजाफे का बड़ा हिस्सा इमरजेंसी खरीद पर खर्च। लगातार 7वें साल में बढ़ा गया देश का डिफेंस बजट, और इस पर क्या कहा वित्त मंत्री ने, आइए देखते हैं। Our government is committed to the welfare of farmers. In 1920, it was 62,802 crores. And even better, Honorable. Defense expenditure, in the sense, in the last 3 years, has been accommodated. A lot of powers have been delegated to the vice chiefs, who can take instant call on revenue, but specifics. Tarun, would you want to give? Somnathan wants to. So the budget allocation in 2020-21 was 1,13,734. It has gone up to 1,35,060, which is an increase of close to 20%, which is a substantial increase. 20% की बढ़ोतरी की गई, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े सामने दिखाई देते हैं वो 4 लाख सम करोड़ कुछ करके आता है, और उसमें कुछ 8,000 करोड़ दिखाई देता है। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, डिफेंस कवर करते हैं और रक्षा बजट में क्या क्या खरीदा जा रहा है ये सब अपनी आंखों देखी एलएसी और एलओसी पर देख कर आ रहे हैं। लेकिन सुमित, रक्षा बजट का क्या स्टेटस है? क्या पाकिस्तान और चाइना हमारे ऊपर, हमारे बजट को देखकर चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? निशांत, अगर आप देखें पूरे ऑल डिफेंस बजट को तो बहुत मार्जिनल इंक्रीज किया गया है। पिछले साल ये करीबन 4.71 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार ये 4.78 करोड़ के करीब रखा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कैपिटल डिफेंस के अंदर बढ़ोतरी 18% से ज्यादा की गई है। यानी कैपिटल यानी एक्विजिशन जिससे होगा, खरीद फरोख्त जिससे होगी, लगातार नए इक्विपमेंट जिससे आएंगे। और आप देखें कि अभी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नए फाइटर एयरक्राफ्ट की, बल्कि नए आर्म ड्रोन्स की। और इनका जो आप कह सकते हैं कि जो इनका जो एक्सपेंडिचर है या फिर चीजें हैं वो इसी बजट में तय की जाएगी, क्योंकि इनको लेकर बहुत तेजी से काम भी चल रहा है। और आपने जिस तरीके से कहा कि इस समय जो हम थ्रेट परसेप्शन देख रहे हैं पिछले 1 साल से, उसमें ना सिर्फ इमरजेंसी एक्सपेंडिचर को लेकर बल्कि आने वाले वक्त की फ्यूचर प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग को लेकर भी तैयारियां इसी बजट से होंगी। तो 18% के करीबन बढ़ोतरी की गई है। निशांत, करीबन 15 साल में बताया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 15 साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमारे इस समय की चुनौतियां ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर में बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी उतनी ज्यादा बड़ी है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर बहुत ज्यादा काम किया गया है, लेकिन अभी भी उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेजर चंक जो था वो हमेशा पेंशन पे या दूसरी चीजों पे खर्च हो जाता है, लेकिन 18% की बढ़त कैपिटल पे दिया गया है। ये अच्छी बात है, 18% की बढ़त दी गई है। मेरे सामने एक ब्रेकिंग में आपको लेकर आ रहा हूं, वो है एजुकेशन सेक्टर वाली। मैं चाहूंगा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो खर्चा किया गया है वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। देश में खोले जाएंगे 15,000 आदर्श स्कूल, बड़ी बात।
सरकारी स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला। 2021-22 के बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का भी ऐलान। तो एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की ली जाएगी मदद। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और एजुकेशन सेक्टर पर एम्फसाइज करने के लिए मैं आपको इसका बिग बॉल बहुत तेजी से दिखाना चाहूंगा। आइए जरा, पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा किया जा रहा है ये बहुत अच्छा खर्चा है। दिखाएं जरा यहां पे राहुल, बहुत तेजी से वो देखें किस तरीके से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। सैनिक स्कूल एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है, यकीन मानिए। 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी, लेकिन चेंज ओवर करें बहुत तेजी से राहुल। अब वो है इसमें एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों की सुविधाएं बढ़ेंगी। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 35,219 करोड़ रुपए। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। यह अच्छी खबर है। इस शो को वाइंड अप करने से पहले सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पैसा कहां से आएगा, यह ब्रेकिंग के साथ मैं इस शो को क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि सरकार के पास पैसा जब आएगा तभी तो खर्चा होगा। मनी इनफ्लो की नई योजनाओं के लिए पैसे जुटाने का सरकार के पास फुल प्रूफ प्लान। एयर इंडिया और बीपीसीएल समेत कई कंपनियों में विनिवेश का फैसला। बजट में एलआईसी के आईपीओ लाने का भी बड़ा फैसला। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74% तक बढ़ाई गई। फाइनेंशियल ईयर 2022 में पूरा कर लिया जाएगा विनिवेश का काम। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।